वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए अपने इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं। एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिविल सर्विसेज और सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक सर्विसेज के बीच के डिफरेंसेस को समझा था, उसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स को जाना था। आज भी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। The first feature of public servants are a skilled, trained, permanent and salaried। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, उनमें स्किल होता है, कौशल होता है, कौशल युक्त होते हैं, ट्रेंड प्रशिक्षित होते हैं, परमानेंट अस्थाई होते हैं एंड सैलरीड वैतनिक होते हैं, मतलब उन्हें सैलरी पर रखा जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर और फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की थ्योरी। जो ब्यूरोक्रेसी होती है और पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वहां पर ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की सिस्टम चलता है, पद सोपान चलता है कि कोई नीचे है, उसके ऊपर कोई है, कोई ऊपर है, उसके ऊपर कोई है। ऐसा एक सिस्टम होता है जिसमें जो सूचना होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है वो हायरार्की बेस्ड एक दूसरे से क्रमिक रूप से पास होता है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जो सबसे ऊपर का सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑफिसर है और जीडीपी लेवल का कोई ऑफिसर सीधे दरोगा को फोन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। एसआई को फोन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो अपने से जस्ट नीचे वाले को इन्फॉर्मेशन देगा, वो अपने से जस्ट नीचे वाले को इन्फॉर्मेशन देगा। उसी तरीके से जो सबसे नीचे वाले के पास इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट अपने से ऊपर वाले के पास इन्फॉर्मेशन देगा। तो यह एक हायरार्किकल मॉडल चलता है ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। थर्ड वन इज द क्रेडिट ऑफ द वर्क नॉट टू द पब्लिक सर्वेंट्स बट टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके कार्यों का क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता है, श्रेय उन्हें नहीं मिलेगा कि आपने यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बट श्रेय किसको मिलेगा? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, जनप्रतिनिधि को। मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो काम करती है, लेकिन उस काम का श्रेय कौन लेता है? जनप्रतिनिधि लेते हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको उस कार्य का श्रेय मिलता है, ठीक है। फिर अगला कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनका अप्रोच पॉलिटिक्स में न्यूट्रल होता है। अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई भी हो सकती है, लेकिन एज अ सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट आपको वहां पर क्या शो करना होता है? पब्लिक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी शो करना होता है। आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा के प्रति वहां पर अपने जॉब में झुकाव नहीं दिखा सकते। आप जब आपको वोटिंग राइट है, आप वोट करेंगे तो जो भी आपका चॉइस होगा, जो आपकी पसंद होगी, जो आपकी आइडियोलॉजी होगी उसको वोट करेंगे। लेकिन जब आप जॉब में हैं तो उस समय आपको क्या करना होगा? न्यूट्रल अप्रोच रखना होगा पॉलिटिक्स में, ठीक है। उसके साथ साथ अगला गुण होता है कि रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ पारित किया है, लॉ पास किया है, तो सिविल सर्वेंट्स को उस लॉ को मानना ही होगा, ओके। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद का जो कैबिनेट है और जो मिनिस्ट्रीज है उनके प्रति भी इनको क्या होना होता है? रिस्पॉन्सिबल होना होता है। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देगी उसको फॉलो करना होता है किसी भी कीमत पर। उसी तरीके से जुडिशियरी के प्रति भी क्या होना होता है? अकाउंटेबल होना होता है, रिस्पॉन्सिबल होना होता है। जुडिशियरी ने अगर कोई ऑर्डर दिया तो उसको फॉलो करना होता है। तो इन तीनों के दिए गए ऑर्डर्स और एक्ट्स को ब्यूरोक्रेसी को क्या करना होता है? पब्लिक सर्वेंट्स को फॉलो करना होता है। तो पब्लिक सर्वेंट इन तीनों के प्रति क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट्स के जो बेसिक कैरेक्टर है वो आप समझ गए कि उनमें कुछ स्किल होता है, ट्रेंड होते हैं, परमानेंट होते हैं, सैलरीड होते हैं। उनमें ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है। साथ ही उनको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट कौन ले जाता है? क्रेडिट ले जाते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जनप्रतिनिधि, ठीक है। एंड इनको पॉलिटिक्स में न्यूट्रल होना होता है। साथ ही पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के प्रति क्या होना होता है? रिस्पॉन्सिबल होना होता है। तो ये सिविल सर्वेंट्स के और पब्लिक सर्वेंट्स के बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक गुण हैं। अब आते हैं कि ये बेसिक गुण कहां से आते हैं, डेवलप कैसे होते हैं।
वैल्यूज सिस्टम आपका क्या है, कहाँ से वो चीज़ें आप में आती हैं। तो हम जानते हैं कि पब्लिक सर्विसेज के जो वैल्यूज हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल एंड दूसरा कंटेम्पररी। ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो परंपरा से प्राचीन काल से आया है कि ब्यूरोक्रेसी में ये गुण होने चाहिए, उसे हम ट्रेडिशनल कहते हैं। एंड कंटेम्पररी का मतलब है कि वर्तमान में जो आवश्यकताएं बनकर के उभरी हैं उन आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जो वैल्यू सिस्टम डेवलप हुआ है ब्यूरोक्रेसी का, उसे हम कंटेम्पररी कहते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल वैल्यू क्या है? तो माना गया है प्राचीन काल से ही कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको रेशनैलिटी रखनी चाहिए, मतलब निष्पक्षता रखनी चाहिए, अपने कार्य में किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। सेकंड है न्यूट्रलिटी, रेशनैलिटी, पूर्वाग्रह मुक्त और निष्पक्षता होनी चाहिए। रोल ओरिएंटेड, मतलब जो ड्यूटी दी गई है उसको पूरा करना चाहिए। इम्पार्शियलिटी, यह भी वही है कि पूर्वाग्रह नहीं रखना है। इफिशियंसी, क्षमता के साथ कौशल युक्त होना चाहिए। एंड क्या है? फॉर्म्ड बिहेवियर। फॉर्म्ड बिहेवियर का मतलब कि एक समान व्यवहार होना चाहिए, रोज आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये है ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम। अब बात यह है कि ये ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम तो है, लेकिन ये आता कहां से है? सोर्सेस क्या है? तो सबसे पहला सोर्स है अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र आप लोगों ने नाम सुना होगा। अर्थशास्त्र कहता है कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनमें क्या होना चाहिए? न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। एंड इसी के लिए अर्थशास्त्र में एक कंसेप्ट आया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण, इट इज अ कंसेप्ट मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र। उपधा परीक्षण, ठीक है। क्या है ये? कि ब्यूरोक्रेसी का एक टेस्ट होता है, उनके कैरेक्टर का टेस्ट, कि उनमें ये जो ऊपर के गुण जो मैंने बताए, वैल्यू जो बताए, वो उनमें है कि नहीं। उसके लिए अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो ब्यूरोक्रेटिक ढांचा के अंतर्गत आ रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करना चाहता है, पहले उसका क्या होगा? टेस्ट होगा। एंड द टेस्ट इज कॉल्ड उपधा परीक्षण। इससे उनके अंदर ऊपर जो मेंशन्ड वैल्यूज थे, देखा जाता है कि उनके अंदर रेशनैलिटी, न्यूट्रलिटी, रोल ओरिएंटेशन, इम्पार्शियलिटी, एफिशिएंसी एंड फॉर्म्ड बिहेवियर है कि नहीं। तो सबसे पहला सोर्स क्या है? अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य, ठीक है। सेकेंड वन इज अशोकन इंस्क्रिप्शंस, सम्राट अशोक के अभिलेख। आप लोगों को पता है कि जो गंधारा इंस्क्रिप्शन है, गंधार का जो अभिलेख है, उसमें सम्राट अशोक अपने गवर्नर्स एंड ऑफिसर्स को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर करते हैं कि बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल टू द पब्लिक, कि अपने जो लोग हैं उनके खिलाफ पूर्वाग्रह मुक्त और पक्षपात से अलग होकर के काम करो। तो अशोक के अभिलेख बताते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को कैसा होना चाहिए? पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए और किसी भी भय और पक्षपात से हट करके काम करना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन इज एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी टेक्स्ट, जो हमारे प्राचीन काल के दार्शनिक ग्रंथ हैं, वहां से भी ब्यूरोक्रेसी वैल्यू सीखती है। सबसे पहला है वेद एंड उपनिषद। वेद एंड उपनिषद से क्या सीखते हैं? वेद से ट्रूथफुलनेस, सत्यता, जीवन में सत्यता होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, यह वेद से सीखते हैं। उपनिषद से क्या सीखते हैं? उपनिषद कहता है कि ज्ञान मार्ग को प्रमोट करता है कि नो द फैक्ट्स, जानो, खुद को जानो, एंड सब कुछ क्या है? ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, मतलब देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन। कहते हैं कि किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म का ही सब पार्ट है। तो इसीलिए नो डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी का वैल्यू कहां से आता है? उपनिषद से। तो सिविल सर्वेंट्स यहां से क्या सीखते हैं? नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं, और समानता का मूल्य यहां से सीखते हैं। भगवद गीता से सिविल सर्वेंट्स क्या सीखते हैं? निष्काम कर्म योगा,
निष्काम कर्म मतलब अपना जो ड्यूटी है वो ड्यूटी करो, ऊपर से जो ऑर्डर आया उसको फॉलो करो, एंड डोंट थिंक टू टेक क्रेडिट ऑफ इट, लेकिन उसका क्रेडिट लेने के बारे में नहीं सोचो। आपका दायित्व है, आपका कर्म है, कर्म करो। तो ये वैल्यू भगवद गीता से सीखते हैं। उसके साथ रामायण एंड महाभारत। रामायण में क्या सीखते हैं कि भगवान राम ने क्या किया, अपने ड्यूटी को प्रेफरेंस दिया राइट्स के ऊपर। राइट्स था कि वो राजा के फर्स्ट पुत्र थे, पहले पुत्र थे, तो उनको राजा बनना चाहिए था। बट उन्होंने क्या किया कि पिता ने जो ऑर्डर किया है, इट इज माई ड्यूटी, आई हैव टू फॉलो द ड्यूटी। तो सिविल सर्वेंट्स को क्या करना चाहिए, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो राजपुत्र हैं, और राजपुत्र को क्या करना चाहिए, पैरामीटर सिद्ध करना चाहिए, मानक बनाना चाहिए। तो भगवान राम जब मानक स्थापित कर रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी को भी क्या करना चाहिए, वो मानक स्थापित करना चाहिए कि हमें एज अ ब्यूरोक्रेट्स अपने राइट के ऊपर अपने ड्यूटी को रखना चाहिए, कि मेरा राइट बाद में आता है, मेरी ड्यूटी पहले आती है। ये रामायण से सीखते हैं। फिर महाभारत से क्या सीखते हैं कि वॉर अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर अन्याय है तो उसके खिलाफ लड़ो। कहीं पर अन्याय हो रहा है, आप ब्यूरोक्रेसी में हो, तो आपको क्या करना होगा, उस अन्याय को न्याय में बदलना होगा, वहां पर जस्टिस सिक्योर करना होगा। ये महाभारत से सीखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन से भी सीखते हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से क्या सीखते हैं, वहां पर क्या है, धम्मा का कंसेप्ट है। धम्मा का कंसेप्ट है मतलब धम्म सीखते हैं। धम्म मतलब धर्म, धारयते इति धर्म मतलब सबको एक समान मान करके अपने दायित्वों को पूरा करो, यही धर्म है। उसी तरीके से बुद्धिज्म में क्या है, फिलोसफर किंग, ये जो प्लेटो का कंसेप्ट है वह बुद्धिज्म में भी है, दार्शनिक राजा का, वेलफेयरिक किंग, कल्याणकारी राजा। तो बुद्धिज्म क्या कहता है, कल्याणकारी राजा की बात करता है, अर्थशास्त्र भी कल्याणकारी राजा की बात करता है। तो सिविल सर्वेंट्स को भी क्या होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, वेलफेयरिक होना चाहिए इन नेचर। उस तरीके से जैन ट्रेडिशन क्या सिखाता है, जो पंच महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, बी ट्रूथफुल विथ योर ड्यूटी, अहिंसा, अनवांटेड रूप से किसी पर भी अटैक मत करो, किसी को परेशान मत करो, ब्यूरोक्रेसी, आपके पास पावर है तो पावर का मिसयूज मत करो। अस्तेय मतलब किसी से चोरी मत करो। अपरिग्रह, ज्यादा धन मत लूटो, ब्राइब मत लो, घूस मत लो। और ब्रह्मचर्य मतलब अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो। तो जैन ट्रेडिशन से ये सब सीखते हैं। भक्ति मूवमेंट से ब्यूरोक्रेसी क्या सीखती है कि भक्ति मूवमेंट किस बात पे थी कि जो सोशल इविल्स हैं, जो सामाजिक पाप हैं, उनको समाप्त करने के लिए सबको एक समान माना भक्ति मूवमेंट ने। कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भक्ति मूवमेंट ने क्या किया, डिनाइड कर दिया कि सब ईश्वर के ही संतान हैं। तो इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी को भी क्या सीखना चाहिए भक्ति मूवमेंट से कि सब ईश्वर के संतान हैं, हम सब एक हैं, तो समानता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वहां पर बोलना चाहिए। जैसे कबीरदास खड़े होकर के बोलते हैं, जहां पर बोलना होता है वो किसी से नहीं डरते हैं। इस्लाम का शासन है और उसी इस्लामिक शासन में इस्लाम के अगेंस्ट बोलते हैं कि कंकड़ पत्थर चुन के और मस्जिद लिया बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और वो भी इस्लाम का इतना कट्टर शासक है सिकंदर लोदी, उसके शासनकाल में बोलते हैं। और उस समाज में बोलते हैं जहां पर कि हिंदुओं का वर्चस्व है, उन हिंदुओं को कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि पत्थर पूजने से अगर हरि मिलते हैं तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज दूं। तो ये क्या दिखाता है कि अगर आपको समाज में कुछ गलत दिख रहा है तो स्पीक लाउड, बोलो। तो ब्यूरोक्रेसी को भी क्या करना चाहिए, भक्ति मूवमेंट से यही सीखना चाहिए कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और भय नहीं होना चाहिए। अगर कहीं गलत हो रहा है तो भय मुक्त होकर के उस गलत के खिलाफ बोलो, उस गलत के खिलाफ एक्शन लो। ठीक है, उसी तरीके से गांधीज्म क्या सिखाता है, गांधीज्म कहता है कि सत्य एंड अहिंसा, ट्रूथ एंड अहिंसा। फिर गांधी कहते हैं ट्रस्टीशिप, डोंट
कलेक्ट टू मच, अगर आपके पास आपकी आवश्यकता से अधिक धन है तो यूज इट इन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो अपने आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा मत करो, मतलब डोंट टेक ब्राइब, गांधी कहते हैं। तो गांधीज्म से क्या सीखता है ब्यूरोक्रेसी? कि ब्राइब नहीं लेना है, ठीक है, सत्य एंड अहिंसा का आचरण करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्या सीखती है ब्यूरोक्रेसी? कि जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल में राइट्स मेंशन किए गए हैं कि लोगों को कुछ राइट्स हैं जो सिक्योर करने हैं ब्यूरोक्रेसी को, उसी तरीके से लोगों को जस्टिस सिक्योर करने हैं, ठीक है। तो राइट और जस्टिस की बात होती है, उसी तरीके से फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, यहां से वैल्यू सीखते हैं ब्यूरोक्रेट्स कि हमें क्या करना है, लोगों के फंडामेंटल राइट को सिक्योर करना है। एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको मैक्सिमम केस में फॉलो करने की कोशिश करना है, ठीक है। उसी तरीके से मैक्स वेबर की थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, इन्होंने 7 गुण बताए हैं ब्यूरोक्रेट्स के, तो वहां से भी ब्यूरोक्रेसी सीखती है। तो ये सब क्या है? ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज है, ये ट्रेडिशनल सोर्स है कि यहां से परंपरागत रूप से जो ब्यूरोक्रेसी होती है या पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो उन परंपरागत सोर्स से मूल्य सीखते हैं। उसी तरीके से अब आते हैं कंटेम्पररी। तो कंटेम्पररी वैल्यूज क्या क्या है, कंटेम्पररी मूल्य क्या है? तो सबसे पहला है सोशल जस्टिस। इट इज अ वेरी कंटेम्पररी कंसेप्ट। आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सोशल कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड हम लोगों ने सामाजिक न्याय के लिए बात करना शुरू किया। लेकिन भारत में सामाजिक न्याय के लिए बड़े स्तर पर बात आफ्टर इंडिपेंडेंस होना शुरू हुआ, ठीक है, एंड स्पेशली आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म जब हुआ उसके बाद हम लोगों ने सोशल जस्टिस के बारे में और एक्टिव होकर के बात करना शुरू किया कि महिलाओं को भी, women should also get political rights and political participation, abolition of poverty, upliftment of SC, ST, OBC, okay, equal right to LGBTQ community, okay। तो ये सब चीजें हमने अभी बात करनी शुरू करी है। तो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट क्या है? इट इज वेरी कंटेम्पररी कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट वन इज इनोवेटिव। अ ब्यूरोक्रेट्स मस्ट बी इनोवेटिव। यह तरीका आज आया है जब सोशल मीडिया आया है, जब इंटरनेट आया है, जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया है, कंप्यूटर का जमाना आया है। तो अब उम्मीद किया जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें इनोवेशन का भी गुण होना चाहिए। जैसे आर्मस्ट्रांग पामे, he is a very famous IAS officer of Manipur cadre and he built 100 किलोमीटर रोड ऑन हिल्स, पहाड़ों पर उन्होंने 100 किलोमीटर का रोड बना दिया विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, बिना सरकार के सपोर्ट के, बाय यूजिंग सोशल मीडिया और क्राउड फंडिंग। तो उनमें इनोवेशन था, इनोवेटिव गुण था। तो उन्होंने क्या किया? आपने उस इनोवेटिव गुण का यूज करके 100 किलोमीटर का रोड बना दिया बिना सरकार के सपोर्ट के, और भी पहाड़ों पर, जबकि सरकार कह रही थी कि हमारे पास उतना फंड नहीं है। सरकार के पास वो फंड नहीं था और एक आईएएस ऑफिसर ने, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसको सफल करा दिया। तो ये किस लिए हो पाया? क्योंकि ही वॉज वेरी इनोवेटिव। तो आज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हम क्या मानते हैं कि उन्हें इनोवेटिव भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज आउटकम ओरिएंटेशन। ट्रेडिशनली रूप से माना जाता था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको जो ऑर्डर ऊपर से दिया गया है उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। ऊपर से जो रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, उनको क्या करना चाहिए? फुलफिल करना चाहिए। लेकिन अब क्या माना गया है कि ओनली फुलफिलिंग द रिजल्ट ऑर्डर्स इज नॉट वेरी इनफ। आपको काम करते समय यह भी देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उसका आउटकम भी आ रहा है कि नहीं। आप सिर्फ ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसका आउटकम भी पॉजिटिव होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उससे सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट भी होना चाहिए, पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह भी देखा जा रहा है कि वह कोई भी काम करे तो इस बात को नोटिस करे कि उस काम का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। पहले जैसे जब ब्रिटिश रूल था भारत में तो उस समय क्या था? ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए। सिविल सर्विस
जो सिविल सर्वेंट्स होते थे वो क्या काम करते थे, सिक्रेसी के साथ काम करते थे। लोगों को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि हम काम कैसे कर रहे हैं। और इसीलिए ब्रिटिश रूल में पारित किया गया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में कि जो ऑफिसर्स हैं वो सिक्रेसी के साथ काम करेंगे, उन्हें पब्लिक इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, पब्लिक में लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाई दिस डिसीजन हैज बीन टेकन। लेकिन आज क्या है कि आज सिविल सर्वेंट्स में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और इसीलिए हमने गवर्नमेंट में भी ट्रांसपेरेंसी सिक्योर करने के लिए आरटीआई एक्ट पारित किया। वी हैव पास्ड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन 2005 ओनली, बहुत पहले नहीं, 2005 में ही पारित किया है। ठीक है, तो आज हम उम्मीद करते हैं कि एक सिविल सर्वेंट्स को कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और उसके पास कितना इनकम आ रहा है, ये सभी चीजें साल के लास्ट में वो अपनी वेल्थ को क्या करे, अपनी संपत्ति को ओपन कर दे कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसी तरीके से डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विसेज। पहले जो ब्यूरोक्रेसी थी वह ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए थी। ब्रिटिश रूल में भी पब्लिक सर्विसेज को कोई काम नहीं होता था, उनको पब्लिक सर्विसेज से लेना देना नहीं होता था, उन्हें सिर्फ ऊपर से जो ऑर्डर आए उसको पूरा करना है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि लूटिंग ऑफ इंडिया, उसी को पूरा करना था। पब्लिक के साथ कुछ भी हो रहा है, पब्लिक भूखे मर रही है, क्या कर रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड ओनली इन ब्रिटिश रूल अराउंड 5 करोड़ ऑफ इंडियन डाइड फ्रॉम पॉवर्टी एंड हंगर। ब्रिटिश काल के 200 साल में भारत में 5 करोड़ से भी अधिक लोग अकाल और भूखमरी से मारे गए। 5 करोड़, जबकि पूरे इंडियन हिस्ट्री में, उसके पहले की किसी भी इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी भी हमारे यहां फेमाइन नहीं आया था कि अकाल में बहुत सारे लोग मारे गए। फेमाइन आता था, अकाल आता था, बट देयर वाज नो वेरी बिग अमाउंट ऑफ डेथ। इट हैपेंड ओनली इन ब्रिटिश रूल, बिकॉज कि वहां जो ब्यूरोक्रेसी थी वो पब्लिक सर्विसेज के लिए काम नहीं करती थी, वो किसके लिए काम करती थी, ब्रिटिश रूल को भारत में परमानेंट बनाने के लिए काम करती थी, लोगों को लूटने के लिए काम करती थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पब्लिक सर्विसेज है वह सिविल सर्वेंट्स का, पब्लिक सर्वेंट्स का ड्यूटी बन गया कि आपको पब्लिक सर्विस करना चाहिए, पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। अगला है अकाउंटेबिलिटी। पहले जो ऑफिसर्स होते थे वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल नहीं थे, दे वर ओनली अकाउंटेबल टू द किंग, और इन ब्रिटिश रूल दे वर ओनली अकाउंटेबल टू द गवर्नर जनरल और गवर्नर। बट नाउ दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, कॉमन पीपल, लोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जवाबदेह होते हैं। और इसीलिए सोशल ऑडिटिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया कि तुम कोई भी पब्लिक सर्वेंट कैसा काम कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसा काम कर रही है, उसका ऑडिट कौन करेगा, पब्लिक ऑडिट करेगी, पब्लिक उसकी जांच करेगी। तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल, यह भी क्या होना चाहिए, आज के ब्यूरोक्रेट्स का एक गुण होना चाहिए, उसके अंदर का ये वैल्यू सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कंटेम्पररी वैल्यूज ये हो गए, ट्रेडिशनल वैल्यूज ये हो गए। अब कंटेम्पररी वैल्यूज के सोर्स क्या है यह जान लेते हैं। सबसे पहला, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स क्या, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968। इस रूल से जो ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब आईएएस, आईएफएस एंड आईपीएस, इन तीनों को देखा जाता है। और सॉरी, आईएफएस नहीं, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस मत कंफ्यूज होइएगा। तो इन तीनों के लिए कंडक्ट रूल बनाया गया 1968 में कि उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनके अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो ये रूल बनाया गया है। ठीक है, इस रूल को फॉलो करना है। सेकेंड इज आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट क्या करता है, यह ब्यूरोक्रेसी में क्या लेके आता है, पारदर्शिता लेकर के आता है, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आता है, अकाउंटेबिलिटी लेकर के आता है कि कोई भी सिविल सर्विसेज ने, कोई भी सिविल सर्वेंट्स ने कोई काम किया है, उसमें वो कैसा परफॉर्म किया है, इसका आरटीआई से लोग क्या मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो उसे क्या करना होगा, वो इंफॉर्मेशन देना होगा, वो अकाउंटेबल है टू द पीपल टू गिव द इंफॉर्मेशन। ओके, अगला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। करप्शन करने से रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नो टू ब्राइब,
अगला उसके आगे है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई करप्शन कर रहा है तो दूसरा सिविल सर्वेंट क्या कर सकता है, या उसके नीचे के लोग भी क्या कर सकते हैं, विसिल ब्लोइंग कर सकते हैं कि यस दिस ऑफिसर इज करप्ट, एंड वो कॉमन पब्लिक में या जहां भी जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसमें जाकर के बोल सकते हैं डेटा के साथ, फैक्ट के साथ कि यह करप्ट है। तो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, उनकी सुरक्षा सरकार करेगी। तो ये सब एक्ट क्या है, ये सोर्सेस हैं किसके, मॉडर्न वैल्यू सिस्टम के, कि सिविल सर्वेंट्स में कैसा कैसा वैल्यू होना चाहिए, इसके लिए ये लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। अगला है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स। सिविल सर्वेंट्स को काम करने के लिए अच्छा वैल्यू सिस्टम डेवलप कराने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यह देखता है कि देश के अंदर के जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनमें कोई करप्शन ना हो। उसी तरीके से लोकपाल एंड लोकायुक्तास, ये भी देखते हैं कि कोई करप्शन नहीं कर रहा हो, करप्शन फ्री सिविल सर्विसेज होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यह देखता है कि सिविल सर्वेंट्स कहीं पर ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ह्यूमन राइट को भी फॉलो करना चाहिए। उसी तरीके से आगे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यह देखता है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, वो कहीं अनवांटेड तो नहीं हो रहा है, कहीं उसमें लूट तो नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं, करप्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल एथिक्स। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशन चार्टर, यह बताता है कि ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट एंड फंडामेंटल राइट मस्ट बी सिक्योर्ड। जो लोगों के मूलभूत अधिकार हैं उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, तो वहां से उनकी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का वैल्यू सीखते हैं सिविल सर्वेंट्स। उसी तरीके से OECD गाइडलाइंस, OECD गाइडलाइंस ये यूरोपियन ग्रुप है जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ गाइडलाइंस देता है कि उनको ऐसा होना चाहिए, तो वहां से भी सीखते हैं। उस तरीके से SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यह भी क्या करता है, ब्यूरोक्रेसी को कहता है कि आपको 2030 तक ये गोल अचीव करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपको पॉवर्टी एलिमिनेशन करना है, हेल्थ एंड वेल्थ सिक्योर करना है कॉमन पीपल का, उनका वेलफेयर करना है, जो वीकर सेक्शन उनका अपलिफ्टमेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो SDG भी उनको प्रमोट करता है अकाउंटेबल होकर काम करने के लिए। अगला है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड रोल मॉडल्स। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे सिविल सर्वेंट्स के लिए, IAS के लिए लबासना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ट्रेनिंग लबासना में होती है। उसी तरीके से IPS की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है। तो ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं यह भी क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में वैल्यू डालते हैं कि आपको कैसे काम करना चाहिए। उसी तरीके से जो रोल मॉडल्स होते हैं, जैसे जिन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया है, E श्रीधरन, TN सेशन, किरण बेदी, ठीक है, ये सब क्या है, ये रोल मॉडल्स हैं। तो इनसे प्रेरित होकर के भी इनके जैसा काम करना सीखते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो इनसे भी वैल्यू सीखते हैं। अगला है सिविल सोसाइटी, मीडिया एंड सोशल मूवमेंट्स। सिविल सोसाइटी क्या करती है, सिविल सोसाइटी ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बनाती है कि बी ट्रांसपेरेंट, डू द वर्क, ट्रांसपेरेंट होकर के काम करो। तो सिविल सोसाइटी के दबाव में भी ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। उसी तरीके से मीडिया एंड सोशल मीडिया दिस डेज, सोशल मीडिया क्या करती है, हर जगह कैमरा लेकर के लोग देख रहे हैं, बना रहे हैं। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स पर क्या रहता है कि नहीं, हमें ईमानदार और ट्रांसपेरेंट होना, नहीं तो मेरा वीडियो बन जाएगा। उसी तरीके से सोशल मूवमेंट, जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट शुरू हुआ इन 2011 कि करप्शन फ्री ब्यूरोक्रेसी, लोकपाल लेकर के आओ, जन लोकपाल लेकर के आओ। तो इससे क्या होता है, इन सबसे दबाव बनता है और इनके दबाव में भी ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की वैल्यू सीखती है। तो हमने ये जान लिया कि ट्रेडिशनल एंड कंटेम्पररी वैल्यूज क्या क्या हैं और उनके सोर्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि
जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो उसको दो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने स्टेटमेंट्स के साथ एक्सप्लेन किया, उसको समझिएगा। मैक्स वेबर कहते हैं कि टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी वी कैन ओनली रिफॉर्म इट बट कैन नॉट रिप्लेस इट विथ अदर ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें कमियां हैं तो लेकिन उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, कमियां हैं तो उसको रिप्लेस नहीं कर देंगे, ब्यूरोक्रेसी को हटा नहीं सकते हैं। वी कैन रिफॉर्म इट ओनली, हम सिर्फ उसमें क्या कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन से चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे जब किंगशिप थी, राजतंत्र था, तो राजतंत्र में कमियां थी, हमने पहचाना कि राजतंत्र में कमियां हैं एंड हमने उसका एक अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन ढूंढा कि राजतंत्र को हटाया जा सकता है। यस, वी कैन रिप्लेस राजतंत्र बाय व्हाट, थ्रू विच, विथ डेमोक्रेसी। तो हम राजतंत्र को लोकतंत्र से रिप्लेस कर दिए, लेकिन क्या ब्यूरोक्रेसी को रिप्लेस किया गया? नहीं। ब्यूरोक्रेसी वॉज इन कैपिटलिज्म, इज इन कैपिटलिज्म, जहां पर पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, वहां भी ब्यूरोक्रेसी है। इन सोशलिज्म, जहां समाजवाद है वहां भी ब्यूरोक्रेसी है। इन मोनार्की, जहां राजतंत्र है, सऊदी में, वहां भी ब्यूरोक्रेसी है। डिक्टेटरशिप, हिटलर का रूल था, नॉर्थ कोरिया है, वहां भी ब्यूरोक्रेसी है। एंड ओलिगार्की, जहां कुलीन तंत्र है, वहां भी ब्यूरोक्रेसी है। मतलब कि वी हैव रिप्लेस्ड मेनी लीडिंग पॉलिटिकल रूलिंग क्लास, रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट ब्यूरोक्रेसी हैज नॉट बीन रिप्लेस्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मतलब जब से ब्यूरोक्रेसी बनी है तब से आज तक उसको चेंज नहीं किया गया, वह परमानेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में आज तक सभी प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं में आज तक जीवित है। राजनीतिक व्यवस्थाएं बदलती गई लेकिन ब्यूरोक्रेसी नहीं बदली। ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, प्रॉब्लम है, लेकिन उसको सिर्फ क्या किया जा सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ सुधार किया जा सकता है, लेकिन उसे किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बदला नहीं जा सकता है। ये कौन कह रहा है? मैक्स वेबर कह रहे हैं। ही वॉज ए वेरी बिग जर्मन सोशलॉजिस्ट। उस तरीके से चैम्बरलेन ही वॉज अ ब्रिटिश स्कॉलर, ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियन, मंत्रिमंडल के सदस्य थे, मंत्री थे। तो ये क्या कहते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि आई डाउट इफ यू मीन्स ब्यूरोक्रेसी, आई डाउट इफ यू कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट अस। कहते हैं कि मुझे संदेह है, डाउट है कि आप लोग हमारे बिना इंस्टीट्यूशन को रन करा सकते हैं, सिस्टम को रन करा सकते हैं, मुझे डाउट है, बट आई एम श्योर वी कैन नॉट रन विदाउट यू। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जो मंत्री लोग हैं वह बिना ब्यूरोक्रेसी, आप लोगों के सहयोग के इस प्रशासन को चला सकते हैं। मैं श्योर हूं कि हम लोग नहीं चला सकते हैं। आप लोग, मतलब ब्यूरोक्रेसी को कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी लोग इस देश को, इस सिस्टम को चला लेंगे, हमारे बिना यह डाउटफुल है। हो सकता है चला भी ले, हो सकता है नहीं भी चला ले, लेकिन हम मंत्री लोग बिना आपके सहयोग के इस प्रशासन को नहीं चला सकते, यह निश्चित है। तो यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि हाउ इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेसी इज, चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग, कि बिना ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम नहीं चल सकता है। ठीक है। उस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का इंपॉर्टेंस यह भी है कि आज हर जगह मिनिमम गवर्नमेंट का कंसेप्ट आ रहा है कि गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होना चाहिए, और एंड ब्यूरोक्रेसी इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का रोल मिनिमम होना चाहिए। उसके बावजूद रिलेवेंट डिस्पाइट द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट। हम पढ़ते हैं ना कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्यों? तो आज हम कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह क्या होना चाहिए? ई गवर्नेंस होना चाहिए। व्यक्ति के ब्यूरोक्रेसी के स्थान पर क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन ई गवर्नेंस के मॉडल के बावजूद
ब्यूरोक्रेसी इज स्टिल रिलेवेंट। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अगर आप लोगों को कभी भी इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी पर लिखना हो, सिविल सर्वेंट्स के इंपॉर्टेंस पर लिखना हो, तो आप लोग मैक्स वेबर के और चैम्बरलेन के स्टेटमेंट के साथ ये नीचे की 2 बातें जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को जिस तरीके से एडुकेट कर रहा हूं, जिस तरीके से टीच कर रहा हूं, अगर आप लोग लगातार बने रहेंगे तो एथिक्स, गवर्नेंस, एसे राइटिंग, इन सब में आप मास्टर हो जाएंगे। एंड मैं इस बात को लेकर के श्योर हूं। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। एंड बिलीव मी, आप लोग हमें मेरा साथ दीजिए, मैं आप लोगों को आपके एग्जाम पास कराने तक इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आएगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे। बस मैं जो जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही अगर इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाता है। तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।